नाजरीन, इंडिया ने जूते चाटने में वो हद भी पार कर दी जो आज तक बल्कि अभी तक अमेरिका ने भी पार नहीं की थी। इंडिया ने फलस्तीनियों को मारने और सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए हैदराबाद इंडिया में बनने वाली जंगी ड्रोन इसराइल को फरोख्त किए ताकि इसराइल फलस्तीन सरजमीन पर अपना कब्जा जमा सके। ये उड़ानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और एल्बिट सिस्टम का मुश्तरका मंसूबा है जो इंडिया की रियासत हैदराबाद में कायम है। ये इदारा जदीद ड्रोन निज़ाम पर काम करता है और इसके ताज़ा तरीन ड्रोन्स को हर्मीज 900 कहा जाता है। इसराइल से बाहर हर्मीज 900 ड्रोन की तैयारी का ये पहला मरकज है जो कि इंडिया में कायम है। इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स फोरम ने मुतालबा किया कि इंडिया की हुकूमत इसराइल के साथ ऐसे तमाम सौदे फौरी तौर पर मनसूख करे जो कि गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। ह्यूमन राइट्स फोरम HRF इंडिया में कायम एक गैर सरकारी तंजीम है जिसने 8 मार्च को एक बयान में उड़ानी एल्बिट सिस्टम इंडिया लिमिटेड के इसराइल के साथ तय पाने वाले मुआहदे पर सवाल उठाते हुए उसकी शदीद मजम्मत की थी। इडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हर्मेज 900 एक जदीद तरीन मल्टी रोल जंगी ड्रोन है जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर परवाज कर सकता है और 36 घंटे मुसलसल परवाज की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन 420 किलोग्राम तक पेलोड के साथ परवाज का हामिल है। उड़ानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इसराइली कंपनी एल्बिट सिस्टम ने मुश्तरका तौर पर इंडिया की रियासत हैदराबाद में तहकीकात और प्रोडक्शन का मरकज कायम किया है। ह्यूमन राइट्स फोरम के मुताबिक इडानी एल्बिट की तरफ से इसराइली फौज को 20 हर्मेज ड्रोन हाल ही में फराम किए गए हैं। ये ड्रोन क्योंकि इंतहाई मोहलक हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं इसलिए मौजूदा हालात में बहुत खतरनाक साबित होंगे और इस बिना पर इंसानी हकूक की तंजीम इसकी मजम्मत कर रही है। दोस्तों, इंडिया और इसराइल में दिफाई ताल्लुकात लगभग 3 दहाइयों पर मुहित है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया इसराइल के जंगी साजो सामान का सबसे बड़ा खरीदार है और गुज़श्ता एक दहाई के दौरान इसराइल से $2.9 अरब मालियत का अस्करी साजो सामान इंडिया को बरामद किया गया। 2022 में इसराइल और इंडिया के वज़राए दफा के दरमियान मुलाकात दिफाई तावन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। रवां साल के अवाइल में इंडियन और इसराइली मीडिया में ये खबरें शाया हुई थी कि इसराइल डिफेंस फोर्स में शामिल इंडियन फौजी भी हिस्सा ले रहे हैं और गजा में जारी जारहियत के दौरान कई इंडियन नजाद इसराइली फौजी मारे भी जा चुके हैं जिनमें से बाज़ का ताल्लुक बनी मिनाशे यहूदी कम्युनिटी से है जिनका आबाई इलाका इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में है। इसराइली अखबार जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक 2 से ज़ायद इंडियन यहूदियों को 7 अक्टूबर 2023 के बाद या तो बाकायदा तौर पर इसराइली डिफेंस फोर्स में शामिल किया गया है या उन्हें रिजर्व फोर्स का हिस्सा बनाया गया। इसराइल में कायम एक गैर मुनाफे बख्श तंजीम शियाबी के मुताबिक इंडिया से हाल ही में इसराइल आने वालों में से बेशतर नौजवानों ने IDF में शमूलियत की दरखास्त कर रखी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसराइल और इंडिया के दरीना ताल्लुकात हैं और कई इंडियन शहरी अब भी इसराइल में मुकीम हैं। गुज़श्ता हफ्ते इंडिया ने सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इसराइल में मौजूद अपने तमाम शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत की थी। इसराइल में इंडिया के सफारतखाने की जानिब से एक अहम एडवाइजरी के उन्वान से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इसराइल भर खास तौर पर मुल्क के शुमाल और जनूब में काम और सफ़र करने वाले इंडियन शहरियों को मुतनब्बे किया जाता है कि वो इसराइल ही में किसी महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाए। दोस्तों, अब जो ये हथियार इंडिया ने इसराइल को फराहम किए हैं उसकी वजह से इंडिया की अपनी साख इंतहाई ज़्यादा मुतासर हो गई है। इंडिया में इंसानी हकूक के कारकुनों ने इन खदशात की बिना पर कि इंडियन साख्ता ड्रोन गजा में हमलों में इस्तेमाल किए जाएंगे अपनी हुकूमत से इसराइल के साथ फौजी ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा तक कर दिया है। जैसा कि कहा गया कि इंडिया के इसराइल के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात हैं और इंडिया इसराइली फौज साजो सामान खरीदने वाले बड़े खरीदारों में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक उसने गुज़श्ता दहाई में इसराइल से तकरीबन $2 अरब के हथियार खरीदे हैं। इसलिए अब इंडियन शहरी भी इसके खिलाफ हो गए हैं कि बिलावजह फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुहिम में इंडिया क्यों शामिल हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि उड़ानी ग्रुप की जानिब से इसराइल को ड्रोन्स की एक्सपोर्ट बहुत परेशान कुन है, खासतौर पर जब इंडिया ठीक से फ़लस्तीन की हिमायत नहीं कर रहा बल्कि दरअसल गजा पर हमलों में अपना हिस्सा डाल रहा है। जैसे बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने एक काबिल मजम्मत नस्ल कुशी करार दे दिया है। नाज़रीन, दुनिया भर में हथियारों की खरीदो फरोख्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन, रूस और ईरान के खौफ से दुनिया भर में हथियारों की फरोख्त में भी इजाफा हो गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक रियासतों के जारहाना अंदाज ने गुज़श्ता 5 सालों के दौरान यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशिया में हथियारों की फरोख्त में इजाफा किया है। थिंक टैंक ने कहा कि यूक्रेन में रूस की जंग ने
2014 تا 18 کے مقابلے میں 2019 تا 23 میں یورپ میں ہتھیاروں کی خریداری میں دگنا اضافہ کیا۔ ایشیا میں ہتھیاروں کی برآمدات عالمی سطح پر 37% کے ساتھ سب سے بڑا حصہ ہے اور امریکہ کے اتحادیوں جاپان، آسٹریلیا اور ہندوستان کے ساتھ خریداری میں سب سے آگے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ سب کئی ممالک اپنے دفاعی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن انڈیا نے تو صرف فلسطینیوں کے خلاف اپنے ہتھیار اسرائیل کو دیے ہیں۔ اس کا واضح ثبوت تو یہ ہے کہ نیتن یاہو نے غزہ کے بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے ہندوستانی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات کی ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ افریقین نے یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں اور انسانی امداد کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس لیے اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی ہندو قوم پرست حکومت غزہ پر اپنی جنگ کے دوران اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 2014 میں اپنی وزارت عظمیٰ کا آغاز کرتے ہی نیتن یاہو کے ساتھ گرم جوشی سے تعلقات استوار کیے ہیں، جبکہ اب انڈیا مسلسل اسرائیل کو ہتھیار اور افرادی قوت سمیت فوجی بھی فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین، یہی انڈیا ایک طرف فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار فراہم کر رہا ہے تو دوسری طرف اپنے ہی ملک میں مسلمانوں کے خلاف کارروائی اور قانون سازی بھی کر رہا ہے۔ خبر ہے کہ بھارتی حکومت نے ملک میں شہریت کا متنازع قانون سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ نافذ کر دیا ہے۔ بھارتی حکومت کا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب چند ہفتوں بعد ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی پارلیمنٹ نے مذہب کو شہریت کی بنیاد بنانے والے اس قانون کی منظوری دسمبر 2019 میں دی تھی، جس کے بعد ملک میں اس قانون کے خلاف پرتشدد احتجاجی مظاہرے ہوئے، جن میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اس قانون کے مطابق مرکزی حکومت 31 دسمبر 2014 سے قبل بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے بھارت ہجرت کرنے والے ہندوؤں، پارسیوں، سکھوں، بدھ مت اور جین مت کے پیروکاروں اور مسیحیوں کو شہریت دے سکتی ہے۔ اس قانون کو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کی جانب سے مسلمان مخالف قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس قانون کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا۔ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے یہ قانون اور مجوزہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزن بھارت کے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کا سبب بن سکتا ہے۔ ان افراد کو خدشہ ہے کہ حکومت سرحدی ریاستوں میں مقیم ان مسلمانوں کی شہریت ختم کر سکتی ہے جن کے پاس شہریت کے دستاویزات نہیں ہیں، جبکہ ان کے ہندو شہری خود بے روزگاری کی وجہ سے جنگوں میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ یورپ جانے کے چکر میں ایجنٹس کے ہاتھوں متعدد بھارتی باشندے روس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ روسی فوج نے انہیں یوکرین جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ اس میں اب چند نیپالی بھی منظر عام پر آئے۔ 4 نیپالیوں کو ایجنٹس نے روسی افواج کے حوالے کر دیا جو اب یوکرین جنگ کے محاذوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان نیپالیوں نے بھارتی حکومت کو ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں روتے ہوئے التجا کی گئی کہ انہیں یقینی موت سے بچایا جائے۔ ان نیپالی باشندوں نے بھارتی حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں اس جنگ سے نکالنے اور وطن واپس پہنچانے میں مدد کرے۔ تاہم حکومت نے ان بھارتیوں کو واپس لانے کے حوالے سے کچھ خاص نہیں کیا، کیونکہ وہ خود غیر جمہوری اور غیر انسانی کاموں میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام غیر انسانی اقدامات کرنے والے ممالک ہدایت پائے اور مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ آمین۔